Good evening, everyone. So, a very happy new year, first of all. And काफ़ी टाइम बाद मैं आ रहा हूँ. सो आज का जो लेक्चर है या फिर जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका पॉइंट ये है द IBPS, SEBI, RBI या रेगुलेटरी बॉडीज़ wherever take in the law exams, law based exams, they are asking questions directly from bare act. Okay, very rarely they are asking questions from any textbook or a written material. So, and if you see on various forums what they are telling you, you read the bare act, and you will clear the exams. Now the point being, how to read a bare act, that is also an art, and that is also needed to be taught. Like how to read a bare act for a specific exam. You are reading bare act for your college exam, that is different reading. You are reading bare act for a research paper, that is a different reading. You are reading a bare act for a moot court competition, that is a different reading altogether. So try to understand how to read a bare act for a particular specific exam. I am telling you, not for all the exams, for a specific exams like the exams which are conducted by IBPS. So here what I have done is I have taken this particular act, Payment and Settlement Act. Why I have taken is because I never read this particular act. Okay, this is the India Code website. Here you can get all the acts, rules, regulation, whatever it is. So I am downloading this particular act. Okay, it will get so this is the particular act. I never gone through it. If point being, अगर मैंने ये एक्ट पहले से पढ़ा होगा देन मैं आपको इस एक्ट को सही से पढ़ना नहीं सिखा सकता. ओके, या मैं खुद भी नहीं पढ़ सकता. दैट इज़ अ चीटिंग ऑन माई पार्ट. अगर मैं खुद चीट कर रहा हूँ तो आपको मैं कैसे सही से कुछ बता पाऊँगा. ओके, सो पॉइंट बीइंग, ये मेरा मेथड है. इट मे नॉट अप्लाई, इट मे नॉट सूट टू यू. आप अपने हिसाब से अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई या इवन अगर आपको लगता है इग्नोर करना है, यू कैन इग्नोर. ओके, so I'm starting this particular act. I'm just adding it to note. Okay, this is the Payment and Settlement Act 2007. तो अब देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले मुझे ये सब चाहिए. ठीक, ये सब क्या बोल रहा है. ठीक, फर्स्ट मैं सिर्फ देखूंगा, मैं इसको नहीं पढ़ने जा रहा हूँ. अभी अंदर क्या है मुझे नहीं, मतलब अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसमें क्या लिखा है. अब आप नेम से देखिए. सबसे पहले आपको नेम को तोड़ना है हमेशा. जैसे सरफेसी एक्ट है. ठीक, मैंने जब भी उस टाइम पढ़ाया था लेक्चर में तो मैंने बोला था इसको तोड़ के पढ़ना है यहाँ से. सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन? भाई आप कर क्या रहे हो? जब आपको जो पर्टिकुलर एक्ट का जो टाइटल है वही नहीं क्लियर है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको लॉ क्लैरिटी आएगी या उस पर्टिकुलर एक्ट में क्लैरिटी आएगी. ठीक, दैट्स वाई मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी मैं एक्ट पढ़ रहा हूँ या किसी को भी गाइड कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ में ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें क्या इंडियन एक्ट पढ़ लोगे, एविडेंस क्या है? एविडेंस, हाँ, डेफिनेशन दी है उसके अंदर, वो आप पढ़ लो, ख़त्म. बट जहाँ पे बड़े लेंथी नाम है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका बेस क्लियर होगा. इसके लिए अगर आपको कुछ गूगल करना है तो करिए, इतना एफर्ट लेना पड़ेगा. अदरवाइज़ आपको क्या होगा, सिर्फ एक व्हाट हाउ टू पुट इट, बहुत ही रूडिमेंट्री आइडिया होगा आपको. आपके उसको बहुत ज़्यादा आप डीप में नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने अच्छे से एक्ट पढ़ा है. ठीक है, अब एक्ट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको उसको शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ना है. एक्ट, कोई भी एक्ट देखोगे हमेशा एक लेयर में बनता है. सबसे पहले ये पार्ट आएगा, एक्सटेंट वाला पार्ट, उसके बाद उसकी बॉडी आएगी, एंड में उसका रूल्स रेगुलेशन और पेनल्टीज इसके बीच में आती हैं. ठीक, यही होता है हर एक्ट में. इसी तरीके से आपको एक एक्ट जो ड्राफ्ट किया जाता है वो इसी पर्टिकुलर तरीके से ड्राफ्ट होगा. ठीक, सो इस एक्ट में मुझे समझ में आ गया. पेमेंट की डेफिनेशन मुझे देखनी है और सेटलमेंट. ठीक, सिंपली पेमेंट एंड सेटलमेंट मतलब कोई पे कर रहा है और कोई सेटल कर रहा है. ठीक, सेटलमेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन करेगी, इट इज़ अ कॉमन सेंस.
इंडिविजुअल सेटलमेंट नहीं करेगा इस एक्ट में। अगर वो सेटलमेंट कर रहा है दैट मतलब वो ऑथराइज डीलर वगैरह होगा मेरे हिसाब से, जितना मेरा लिमिटेड। पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कोई भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, स्टैट्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा मैं डेफिनेशंस में, ठीक। डेफिनेशन में मैं कुछ नहीं देखने जा रहा हूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं पी पे आऊँगा भाई। पी कहाँ है? पेमेंट इंस्ट्रक्शन। पेमेंट की डेफिनेशन ही नहीं दी इन्होंने, गजब, बहुत ही बढ़िया, ठीक। तो पेमेंट डेफिनेशन नहीं थी तो मुझे अब ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, पेमेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ऑथराइजेशन हो सकता है, या ऑर्डर हो सकता है, इन एनी फॉर्म, मतलब राइटिंग में भी, ओरली में भी, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू इफेक्ट ऑफ अ पेमेंट। मतलब मैंने गूगल पे इज एन इंटरमीडियरी, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ICICI बैंक में है मेरा, ठीक। गूगल पे तो इंटरमीडियरी है, मैंने ICICI पे से जिसको किया उसका अकाउंट मान लीजिए SBI में है, ठीक है। उसने किस सिस्टम के थ्रू, इंटरमीडियरी के थ्रू रिसीव किया पेमेंट, आई डोंट नो। मैंने तो स्कैन किया, मान लीजिए यहाँ पे फ़ोनपे था, ठीक। यहाँ पे मैंने जीपे से किया, जीपे ने मेरे अकाउंट से यहाँ से उड़ाए, फिर फ़ोनपे के थ्रू रूट करके उसने देखा, फिर यहाँ आया, ठीक। तो ये यही बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑथराइजेशन। और यहाँ पे ऑथराइजेशन मैंने दिया है ना, सिंपल समझिए आप, ऑथराइजेशन दिया है, ऑर्डर दिया है। ऑर्डर मैं चेक के थ्रू दे सकता हूँ, प्रोमिसरी नोट के थ्रू दे सकता हूँ, DD बनवा सकता हूँ, जो भी है, जो भी मेथड है आपको वो करना है। अब यहाँ पे आए टू इफेक्ट अ पेमेंट, सिंपल, टू इफेक्ट अ पेमेंट बाय अ पर्सन टू अ सिस्टम पार्टिसिपेंट, ठीक। यहाँ पे पर्सन टू अ सिस्टम पार्टिसिपेंट। अब ये सिस्टम पार्टिसिपेंट कौन होगा उसकी भी डेफिनेशन इन्होंने दी होगी कहीं ना कहीं, ये देखिए यहाँ आ गया। मीन्स अ बैंक और एनी पर्सन पार्टिसिपेटिंग, बैंक और एनी अदर पर्सन, जैसे अभी मैंने शुरुआत में बोला था, देखिए अगर आप सही से करेंगे तो आप यू कैन गेस, ठीक, गेस या एजुकेटेड गेस आप कर सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। लॉ इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आपका लॉ भी अच्छा होगा, ठीक। बाय अ सिस्टम पार्टिसिपेंट टू अदर सिस्टम पार्टिसिपेंट, ठीक है। अब मैं पूरा फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता फ़ोन पे सिस्टम पार्टिसिपेंट है कि नहीं है, ठीक। बैंक हो सकता है, बिल्कुल होगा, बट जीपे या जो इंटरमीडियर हैं वो है कि नहीं है, आई डोंट नो, ठीक। अब यहाँ पे बोला एनी अदर पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ पेमेंट सिस्टम एंड इंक्लूड द सिस्टम प्रोवाइडर। अब इन्होंने फिर से कंफ्यूज कर दिया, आप सिस्टम प्रोवाइडर पढ़ना पड़ेगा। मीन्स अ पर्सन हु ऑपरेट्स एन ऑथराइज पेमेंट सिस्टम, ठीक। जो भी ऑथराइज पेमेंट सिस्टम, मतलब RBI ने जिसको लाइसेंस दिया है वो यहाँ पे आएगा, हर कोई, ठीक। उसने अगर जीपे को दिया तो जीपे आएगा, उसने ICICI बैंक को दिया तो वो आएगा, ठीक। पेमेंट ऑब्लिगेशन, सिंपल, इसमें अंदर जाना ही नहीं है। जब इसने ऑब्लिगेशन दी तो इट इज़ द ड्यूटी कि भाई यहाँ से पैसा कटे और यहाँ पे जाए, सिंपल। अगर यहाँ से पैसा नहीं कटा और यहाँ तक नहीं पहुँचा तो SBI इस पर्टिकुलर बैंक से बोलेगा मुझे मेरा पैसा दो, जो कि इसने इंस्ट्रक्शन दिया था, सिंपल। पेमेंट ऑब्लिगेशन यही होगा। मीन्स एंड इंडेटनेस that is owned by one system participant to other system participant as a result of clearing or settlement। समझिए वही चीज़ जो मैंने बोली वही चीज़ यहाँ लिखी है, ठीक। पेमेंट सिस्टम क्या होगा? मीन्स अ सिस्टम दैट इनेबल्स पेमेंट, मतलब ये जो मैंने समझाया ये पेमेंट सिस्टम है, ठीक। मैंने अभी तक आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये एक्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा है। अगर आपको बिलीव करना है तो करिए, नहीं करना है तो आपके ऊपर है, ठीक। तो आप समझ रहे हैं, ये तीनों चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से अज्यूम की जो कि करेक्ट हो रही हैं अभी तक, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता था जिसके मुझे हेल्प लेनी पड़ी। तो आपने G, H और I ख़त्म कर दिया, उसके साथ साथ P और Q हो गया, ठीक। अब ये सब हो गए। अब आ जाओ पेमेंट एंड सेटलमेंट। अब दूसरी डेफिनेशन आपको क्या पढ़नी है, अब सेटलमेंट पे भागो। S सिस्टमैटिक सेटलमेंट, ठीक। N सेटलमेंट मीन्स सेटलमेंट ऑफ पेमेंट इंस्ट्रक्शन, जो कि आपने ऊपर दिया था, ठीक। एंड इंक्लूड्स द सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव और अदर ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। इसमें वर्ड आप समझो, जहाँ भी पेमेंट का ऑब्लिगेशन है, 10 रुपये यहाँ से यहाँ जाना है, या 10 रुपये का कुछ भी इंस्ट्रूमेंट
इधर से उधर होना है तो मतलब वो सेटलमेंट का पार्ट होगा। सेटलमेंट जितना मैंने बैंकिंग में जितना मुझे नॉलेज है, सेटलमेंट मान लीजिए SBI और HDFC के बीच में हो रहा है, ठीक। यहाँ के 100 कस्टमर होंगे, यहाँ के 100 कस्टमर होंगे, ठीक। इन्होंने जीपे किया, सब ने फ़ोन पे किया, किसी ने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, सब ने कुछ ना कुछ किया, ठीक। अब यहाँ का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो हुआ +100, ठीक। यहाँ से +100 उड़ के इधर आए, ठीक, SBI के पास। SBI ने भी ट्रांजैक्शन किया +120, मतलब 120 इधर आए, ठीक। तो यहाँ पे गैप हो गया, इसके पास 100 है, इसके पास 120 आए, तो यहाँ पे नेट 20 हो गया ना इसके बाद SBI HDFC के पास। तो इसका मतलब ये नहीं है, एंड ऑफ द डे सेटलमेंट का मतलब ये है, मान लीजिए 5 बजे ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है बैंक्स की, तो यहाँ पे SBI और HDFC देखेगा कितना नेट हुआ हमारा 20, ये 20 रुपये उठा के SBI इसको दे देगा, सिंपल। ये नहीं कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक। इतना अगर आगे हो तो मैं आगे बढ़ूँगा, अभी डेफिनेशन ही ले पाऊँगा, अदरवाइज़ बहुत लेंदी हो जाएगा ये। अब जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ओके। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन क्लॉज पे, ठीक। समझिए बैंक में क्या क्या आएगा। आप जब ट्रांजैक्शन, आप पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि बैंक की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक ही हर जगह इन्वॉल्व होगा वन वे और अदर। जीपे कर रहे हो तो उसके पीछे कोई बैंक है ना जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज। आपके अकाउंट में जब नहीं होता है पैसा तो इनसफिशिएंट बैलेंस आता है ना, क्योंकि जीपे वो एक्सेस कर पा रहा है सिस्टम आपका। तो बैंक में क्या क्या आएगा, वही शेड्यूल 2 आ जाएगा आपका, सिंपल। ये अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, इसलिए बैंकिंग कंपनी हमेशा यूज़ होता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक, अब ये बताओ कोऑपरेटिव बैंक में कौन कौन से बैंक आएंगे, स्टेट कोऑपरेटिव, मल्टी कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी है तो भाई मुझे, मैं जो भी कोऑपरेटिव दिखेगा मैं मारूंगा उस पर आंसर में, ठीक। और एनी सच बैंक, ठीक। ये मतलब RBI हमेशा अपने पास एम्बिट रखता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने का, ठीक है। जैसे सेटलमेंट, मतलब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं अब तो उस केस में मेरे हिसाब से, इस केस में ये जो बी क्लॉज है ये मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव मुझे इस पर्टिकुलर एक्ट में मुझे नहीं लगता है कहीं भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। डेरिवेटिव क्या होता है, जिसकी वैल्यू, हाँ अगर मैं सेबी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू SCR एक्ट, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, आई थिंक 2H में था ये, ठीक। वहाँ से मुझे पता है डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी डेरिवेटिव ड्राइव कर रहा है वैल्यू अपनी, ऑप्शन, फॉरवर्ड, डब्बा, ये सब जो भी हैं सारी चीज़ें यही हैं। स्वॉप्स, जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखो यहाँ भी आ गया, स्वॉप्स, रुपी स्वॉप्स, ठीक है। तो ये सब आपके डेरिवेटिव की डेफिनेशन में, बट आपको ये याद नहीं करना है, ठीक। अगर आप जैसे मान लीजिए IFSC एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हाँ उसके लिए भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, समझो फ़ंड ट्रांसफ़र से क्या समझते हो तुम, कि ट्रांसफ़र हो रहा है इधर से उधर, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र means any which is initiated by a person by way of instruction, authorization or order to a bank to debit or credit an account maintained with that bank through electronic means, point of sale, automated ATM, direct deposit, withdrawal, इंटरनेट एंड कार्ड पेमेंट, ठीक। सारे मेथड आ गए इसमें जो भी होते हैं। ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ग्रॉस का मतलब ये होता है हर सेटलमेंट अपना इंडिविजुअल होगा। Each settlement of funds or securities occur on the basis of separate और individual instructions। यहाँ पे आप वो नहीं करोगे, हर ट्रांजैक्शन को इधर से उधर करना है आपको, ठीक। इश्यूअर कौन होगा, इश्यूअर मीन्स अ पर्सन हु इश्यूज अ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर RBI एक नंबर देता है, ठीक। इट इज़ आई थिंक 20 डिजिट अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर, ठीक। अगर ट्रांजैक्शन आप, एक कोई एंटिटी है जिसमें 5 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहा है, आई थिंक लोन के केस में मैंने सुना है ये चीज़ कि LEI होता है, बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल आइडिया नहीं है, ठीक। तो इसको आप पढ़ सकते हैं LEI। इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा LEI की डेफिनेशन क्या है, सिंपली इतना समझिए
LEIO इतना पूछेगा भाई किस एक्ट के अंदर डिफाइंड है। ओके, नेटिंग मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। पेमेंट इंस्ट्रक्शन हो गया, पेमेंट ऑब्लिगेशन, पेमेंट सिस्टम हो गया। प्रिस्क्राइब नहीं पढ़ना, रेगुलेशन नहीं पढ़ना, RBI नहीं पढ़ना, सिक्योरिटीज़ नहीं पढ़ना है, सेटलमेंट पढ़ चुके हैं, सिस्टमैटिक रिस्क नहीं पढ़ना है, सिस्टम पार्टिसिपेंट पढ़ चुके हैं, सिस्टम प्रोवाइडर पढ़ चुके हैं, ट्रेड रिपॉजिटरी नहीं पढ़ना है। ठीक, देखिए अभी 15 मिनट्स हुए हैं इस वीडियो के और आपका डेफिनेशन क्लॉज ओवर हो गया। ठीक, हाँ, सेक्शन 1 नहीं पढ़ा था, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, किस डेट से अप्लाई होगा वो डेट ये देखिए छोटी सी लिखिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखिए डेट। ठीक, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, उसके आगे बढ़ेंगे फिर से। सॉरी। ठीक, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हमने ये पार्ट ओवर कर दिया। ठीक, अब चैप्टर 2 पे हम सीधे आएंगे। इसमें लिखा है डेजिग्नेटेड एंटिटी। ये मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड एंटिटी कौन सी होंगी? आई थिंक RBI डिफाइन करेगा। फिर चैप्टर 3 में पेमेंट सिस्टम नॉट टू ऑपरेट विदाउट ऑथराइजेशन। ठीक, वेरी सिंपल कि भाई जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है वो पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। एप्लीकेशन फॉर ऑथराइजेशन, ठीक, भाई कोई भी NBFC वो RBI को वो देगा। इंक्वायरी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली। इशू और रिफ्यूज़ल ऑफ ऑथराइजेशन, बिल्कुल। रिवोकेशन ऑफ एंड अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये सिर्फ यहाँ पे आप समझो, ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 3, इट इज़ टॉकिंग अबाउट आपको लाइसेंस, एक तरीका ऑथराइजेशन मिल रहा है। वो ऑथराइजेशन कैसे मिलेगा, कौन देगा, कौन रिवोक करेगा और किस कंडीशन में आप अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सिंपल। ठीक, अब आ गया चैप्टर 4। ठीक, इसी के केस में आपने मान लीजिए ऑथराइजेशन दे दिया ICICI बैंक को। ठीक, वो कर रहा है ऑथराइजेशन, बट यहाँ पे पता चला रिजर्व बैंक को लग रहा है कि नहीं, एज़ पर हमारे जो प्रिवेलिंग लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो भी हैं उसके हिसाब से ICICI बैंक काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे आएगा वो। ठीक, पावर टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड, मुझे नहीं लगता। नोटिस ऑफ चेंज इन पेमेंट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट, वेरी जनरल पावर, कॉन्फिडेंशियल रहेगी पावर, ऑडिट, इशू डायरेक्शन जनरली, और ये कंप्लाई, ये जो है ना बहुत ही आपका जो होता है जनरल नेचर की डायरेक्शंस है, हर एक्ट में मिलेगा आपको। ठीक, नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है, यहाँ से ना कभी क्वेश्चन आया है ना आएगा। ठीक, अब आ जाओ चैप्टर 5, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ सिस्टम प्रोवाइडर। भाई सिस्टम प्रोवाइडर की ड्यूटी क्या है? अगर पैसा यहाँ से यहाँ इसको आ रहा है तो इसको ये ट्रांजैक्शन देखना है कि कंप्लीट हो, किसी भी कंडीशन में कंप्लीट हो। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ से यहाँ इसका पैसा जो जहाँ भी अटका हुआ है बीच में उसको वापस करो आप। अगर आप वापस करने में डिले कर रहे होगे, मेरे हिसाब से सर्टेन टाइम के लिए अगर आप डिले करोगे तो हो सकता है पेनल्टी भी मारे यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दिया, प्रोटेक्शन ऑफ फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। जो भी कलेक्ट करेगा सिस्टम पार्टिसिपेंट उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर वो प्रोटेक्ट करेगा तो उसके पास कोई फंड होना चाहिए ना जिससे वो प्रोटेक्ट करेगा। आप समझ रहे हो कैसे कहाँ से चीज़ें रिलेट हो रही हैं? मुझे नहीं पता ये सब है कि नहीं है इसमें। सिस्टम प्रोवाइडर एक्ट इन अकॉर्डिंग में एक्ट एंड रेगुलेशन, इजंट इट ऑब्वियस? मतलब कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस चीज़ है। ड्यूटी टू कीप डॉक्यूमेंट, सेटलमेंट एंड नेटिंग, वही चीज़। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होगा तो कैसे करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। किस मेथड के थ्रू करेंगे, वो आर्बिट्रेशन होगा, मीडिएशन होगा, या कंसिलिएशन होगा, या कोर्ट में जाएंगे। ठीक, डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट, ऑब्वियस, जब पैसा ही नहीं तो ट्रांजैक्शन कैसे करोगे भाई। ओके, ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ बहुत रेयर पूछा जाता है। जनरल जनरल जनरल, ये पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, 3 बस। सेक्शन 32, ओवर राइडिंग, ऑब्वियसली ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, बिकॉज इट इज़ ए स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट बनाया है पेमेंट एंड सेटलमेंट करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये वो करेगा। मोड ऑफ रिकवरी ऑफ पेनल्टी किसी भी मारी तो क्या करोगे आप? जो CPC में प्रोविजन, जो CRPC में दिए हैं वही यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन आप कुछ नहीं पढ़ना है। ये आप देखो, ये एक्ट मैक्सिमम आपका 1 आवर के अंदर, जैसे मैंने बताया, आप फिनिश करोगे तो हो जाएगा बिना किसी डिफ़िकल्टी के। आप इस तरीके से पढ़ोगे तो एक तो फर्स्ट, पहली बात तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, जो
अगर कोई बोल रहा है कि सेक्शन नंबर आपको रटने पड़ेंगे, तो मैं अब कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको जैसा करना है करिए, ठीक। उसके अलावा ऐसे पढ़ो चैप्टर वाइज, कितना बड़ा भी एक्ट हो, कितना लेंदी एक्ट हो, ऐसे करोगे तो आराम से होगा। एक एक्ट और है जो कि मुझे बहुत, कभी मैंने, आप विश्वास नहीं मानोगे, आई एम इन बैंक, बट मैंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आज तक नहीं पढ़ा है। एक बार जेआईबी का एग्ज़ाम दिया था तो शायद थोड़ा थोड़ा कुछ तो पढ़ा था मैंने, उसके अलावा कहीं नहीं पढ़ा है मैंने, बट मैं यहाँ पे हूँ। तो जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है आपको, आपको एक्ट्स को, लॉज जितने भी हैं उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 3, 4, 5 जितने भी सेट में आपको डिवाइड करना है, करिए। बैंकिंग रेगुलेशन इन पार्ट में नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड में कभी नहीं आएगा। अगर आपके फर्स्ट या सेकंड में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ रहा है तो आई शुडंट से दिस, सिलेक्शन नहीं होगा आपका, इतना लिख के ले लो मुझसे, ठीक। और थोड़ा सा मैं जनरल एडवाइस दे रहा हूँ, थोड़ा दूर रहो ज़्यादा गॉसिप से, ठीक है। कट ऑफ कितना आएगा आईबीपीएस का किसी को नहीं पता है, रिज़ल्ट कब आएगा किसी को नहीं पता है, सीट्स कम होंगी बढ़ेंगी किसी को नहीं पता है। आप समझिए इसका दिक्कत क्या होगी। पहला तो आप अननेसेसरी अपने दिमाग पे प्रेशर दोगे, ठीक, अननेसेसरी वरी करोगे, ठीक। तो फ़ायदा क्या होगा, उससे बेटर आप पढ़ लो, क्या फ़ायदा है, उस एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है सबको गॉसिप सुनना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट अपने काम पे फोकस करो जो कि अभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आई थिंक ये सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो सपोर्ट करिए, बाकी ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।